Hello, welcome you all to Avbau. Today we will talk about Hess's law and Lavoisier Laplace law. आपने हेसेज लॉ के बारे में तो सुना होगा क्योंकि जब हम बॉर्न-हेबर साइकिल के थ्रू लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड या फिर और कोई सॉल्ट का लैटिस एनर्जी जब हम डिटरमाइन करते हैं तब जो लॉ या प्रिंसिपल हम यूज करते हैं दैट इज हेसेज लॉ। और लेवोइसियर लैप्लास लॉ भी इसी के रिगार्डिंग मतलब हेसेज लॉ के रिगार्डिंग ही एक स्टेटमेंट है जिसको हम थर्मोडायनामिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने के वक्त बहुत टाइम यूज तो कर लेते हैं लेकिन एग्जैक्टली उसी को हेसेज लॉ बोला जाता है ये हमें पता नहीं होता है। सो लेट्स सी हेसेज लॉ का स्टेटमेंट क्या है। इसका स्टेटमेंट या डेफिनेशन है द हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड। कोई भी गिवन केमिकल इक्वेशन में या तो हीट एब्जॉर्ब होता है या तो हीट रिलीज होता है या इवॉल्व होता है। सो द हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड इन एनी केमिकल इक्वेशन is constant whether the reaction or the process occurs in one step or multiple step। मतलब क्या है इसका, जैसे कि कोई केमिकल इक्वेशन आप ले लीजिए। सपोज हाइपोथेटिकली A और B ये दोनों रिएक्टेंट्स मिला के अगर C ये प्रोडक्ट बनाता है तो इसका रिएक्शन पाथवेज एक से ज्यादा हो सकता है। जैसे कि एक पाथवेज ये है, इसको हम रोमन 1 बोलेंगे और इस पर्टिकुलर पाथवे के लिए एक डेल्टा एच होगा दैट इज चेंज इन हीट एनर्जी और चेंज इन एंथैल्पी। सो डेल्टा एच इसका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो नेगेटिव होगा दैट इज हीट इवॉल्व होगा, और अगर पॉजिटिव है दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट हमें बाहर से सप्लाई करना पड़ा है। ये मैंने थर्मोकेमिस्ट्री लेक्चर 1 में बताया था। सो दैट इज नॉट द इशू हियर कि डेल्टा एच पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस नंबर 1 इक्वेशन के लिए डेल्टा एच का एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा, हम उसको डेल्टा एच 1 बोलेंगे। अब सपोज ये सेम रिएक्टेंट से अगर कोई दूसरा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जैसे कि डी, उसके बाद डी कन्वर्ट हुआ ई में एंड लाइकवाइज बी से भी साइमल्टेनियसली एक प्रोडक्ट आया एफ, और ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एफ और ई ये दोनों मिला के फिर फाइनल प्रोडक्ट सी तक पहुंचे। सो ये एक अलग पाथवे हो गया। वी विल कॉल इट नंबर 2 रोमन 2 पाथवे। तो यहाँ पे कन्वर्शन क्या क्या हुआ, पहले ए से डी आया, इसका भी एक डेल्टा एच होगा दैट इज डेल्टा एच 2। डी से ई आया दैट विल बी डेल्टा एच 3। बी से एफ आया, इसका एंथैल्पी चेंज हम बोलेंगे डेल्टा एच 4। और एफ और ई ये दोनों मिला के फाइनली जब सी पे आया इस कन्वर्शन के लिए डेल्टा एच चेंज होगा डेल्टा एच 5। सो अकॉर्डिंग टू हेसेज लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम 2 या 2 से ज्यादा पाथवे यूज करते हैं पर्टिकुलर रिएक्टेंट से पर्टिकुलर प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए, देन इन ऑल द रिएक्शन पाथवेज इन ऑल द केसेस चेंज इन हीट एनर्जी विल बी सेम। हीट एनर्जी मतलब एंथैल्पी। सो चेंज इन एंथैल्पी विल बी एग्जैक्टली सेम। तो इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, इन केस ऑफ नंबर 1 पाथवे डेल्टा एच इज डेल्टा एच 1 एंड इन केस ऑफ नंबर 2 पाथवे क्या क्या डेल्टा एच ऐड होगा, फर्स्ट डेल्टा एच 2, उसके बाद डेल्टा एच 3, देन डेल्टा एच 4 और डेल्टा एच 5। 4 बार एंथैल्पी चेंज या हीट एनर्जी का लॉस या गेन हुआ है। सो इन पाथवेज 2 वी विल हैव चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच 2 प्लस डेल्टा एच 3 प्लस डेल्टा एच 4 plus delta H 5 and according to Hess's law this will be equals to delta H 1, यानी कि नंबर 1 पाथवे जो था वहां का जो चेंज ऑफ हीट एनर्जी है उससे इक्वल्स टू होगा। सो दिस इज Hess's law एंड इसका और एक नाम है दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। समेशन मतलब हम यहाँ पे हीट एनर्जी को एडिशन कर रहे हैं इसीलिए कांस्टेंट हीट समेशन। नाउ वी विल कम टू लेवोइसियर लैप्लास लॉ। यहाँ पे भी हम एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लेते हैं जैसे कि कार्बन प्लस हाफ O2 एंड दे विल मेक द प्रोडक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन देयर विल बी ए डेल्टा एच, हम उसको डेल्टा एच 1 बोलेंगे। सपोज इसका वैल्यू है -110 किलो जूल पर मोल। यूनिट इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था थर्मोकेमिस्ट्री लेक्चर 1 में कि किलो जूल पर मोल This unit is generally used in case of standard molar enthalpy। जब हम स्टैंडर्ड कंडीशन में यानी कि 1 बार प्रेशर में और 298 केल्विन दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में कोई चेंज या रिएक्शन परफॉर्म करते हैं
और उस रिएक्शन में पार्टिसिपेंट रिएक्टेंट्स आर इन देयर स्टेबल स्टेट। जैसे कि कार्बन यहाँ पे ग्राफाइट फॉर्म में है, ऑक्सीजन यहाँ पे गैसियस फॉर्म में है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फॉर्म में है, तब हम स्टैंडर्ड कंडीशन में इस पूरे रिएक्शन का जो हीट एनर्जी चेंज या एंथैल्पी चेंज है उसको बोल सकते हैं स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी। सो इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी चेंज कितना हुआ? -110 किलो जूल पर मोल। अब इसी पर्टिकुलर रिएक्शन को अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड के डिसोसिएशन इस फॉर्म में लिखते तो CO = C + ½ O2 ऐसा एक रिएक्शन आता। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन के रिगार्डिंग भी हमारे पास एक डेल्टा H2 दैट इज एंथैल्पी चेंज का डेटा होता, और वो डेटा एग्जैक्टली कितना होगा? दैट डेटा विल बी +110 किलो जूल पर मोल। दिस इज लैप्लास-लावोइसियर लॉ, जिसका स्टेटमेंट है कि अगर आप टेम्परेचर, प्रेशर एंड स्टैंडर्ड कंडीशन दैट इज कार्बन यहाँ पे ग्राफाइट फॉर्म में है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में है एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फॉर्म में है, तो यहाँ पे भी कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस फॉर्म में है, यहाँ पे भी कार्बन ग्राफाइट फॉर्म में है और ऑक्सीजन एज यूजुअल गैसियस फॉर्म में है। तो टेम्परेचर, प्रेशर और स्टैंडर्ड कंडीशन कुछ भी चेंज ना करके अगर कोई पर्टिकुलर रिएक्शन को हम रिवर्स लिखते हैं, दैट इज A to B के जगह अगर हम B to A लिखते हैं, देन द डेल्टा H साइन विल बी चेंज्ड। न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसका साइन चेंज हो जाएगा। मतलब अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा और अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव जाएगा। सो दिस इज लैवोइसियर लैप्लास लॉ स्टेटमेंट, और इन दोनों लॉज को यूज करके अप्लाई करके हम बहुत सारे थर्मोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। So this is Hess's law and this is Lavoisier-Laplace law. Let's apply both of these laws for some real life problems. These are 4 equations given in the question. Delta R H0 data ये दिया हुआ है। R मतलब रिएक्शन, चेंज ऑफ एंथैल्पी इन रिएक्शन, और ये जो ऊपर नॉट है या 0 है ये डिनोट करता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी, स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी के लिए ये दिया हुआ है। यूनिट क्या है? यूनिट है किलो जूल पर मोल, और टेम्परेचर प्रेशर दे दिया है 298 केल्विन दैट इज रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 बार। सो इन दिस कंडीशन द डेल्टा RH0 वैल्यू फॉर द फर्स्ट रिएक्शन इज 42.09 यूनिट इज किलो जूल पर मोल। फॉर द सेकेंड रिएक्शन इज -241.84। फॉर द थर्ड रिएक्शन 0.88 and the fourth reaction is 495.04 किलोजूल पर मोल। अब कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आप जो साइन है डेल्टा एच का साइन वो ध्यान से नोटिस कर लीजिएगा कि कहाँ पे प्लस है और कहाँ पे माइनस है। यहाँ पे 3 डेटा के पहले कुछ नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव डेटा है, और 1 डेटा के पहले नेगेटिव साइन है। पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस हाफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस वाटर, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच डेटा नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हीट एनर्जी रिलीज होता है या इवॉल्व होता है। एंड इन द अदर 3 रिएक्शंस द डेल्टा एच वैल्यू इज प्लस, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि हीट एनर्जी कंज्यूम हुआ है। अब आपको कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस डेटाज फॉर द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शंस ऑफ दिस 3 रिएक्शंस। इन तीनों रिएक्शन का अलग अलग आपको डेल्टा RH0 यानी कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन बताना है विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा। सो हाउ विल यू अप्रोच? फर्स्ट रिएक्शन जैसे OH इज डिसोसिएटेड इनटू H एंड O, और ये दोनों ही है एटॉमिक फॉर्म में। सो आपको ये 4 रिएक्शन को या फिर इनमें से कोई भी 2 या 3 रिएक्शन को ऐसे अरेंज करना होगा जहां पे हमारे पास सिर्फ OH है, H है और O है, बाकी कुछ भी ना रहे। तो हम इसको कैसे अरेंज करेंगे? सबसे पहले तो आप देखिए कि फर्स्ट रिएक्शन जो है हाफ H2 प्लस हाफ O2 इक्वल्स टू OH। इस रिएक्शन में ऐसा कुछ कंपाउंड है जो आपको एक्चुअली चाहिए। आपको एक्चुअली क्या चाहिए? OH चाहिए, H चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो यहाँ पे OH है फर्स्ट रिएक्शन में OH है जो आपको काम में आएगा। तो फर्स्ट रिएक्शन को हम लिख लेते हैं हाफ H2 गैसियस प्लस हाफ O2 गैसियस से प्रोड्यूस हुआ है OH गैसियस। अब हमें ऑक्सीजन भी नहीं चाहिए, हाइड्रोजन भी नहीं चाहिए,
अब सेकेंड रिएक्शन की तरफ जाते हैं। गिवन में जो सेकेंड रिएक्शन है वहां है हाइड्रोजन के साथ हाफ ऑक्सीजन का रिएक्शन होके H2O मॉलिक्यूल जनरेट हुआ है। यहाँ पे H2O भी हमें काम में नहीं आएगा, O2 भी हमें काम में नहीं आएगा और हाइड्रोजन भी काम में नहीं आएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन OH, हाइड्रोजन का एटॉमिक फॉर्म और ऑक्सीजन का भी एटॉमिक फॉर्म, ये तीन चीज चाहिए। सो वी विल मूव टू थर्ड इक्वेशन, जहां पे हाइड्रोजन अपना मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। सो ये रिएक्शन हमें काम में आएगा। हम लिख लेते हैं H2 गैसियस फॉर्म से 2 हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्शन हुआ। अब इन दोनों रिएक्शन के साथ हम क्या कर सकते हैं, या तो एडिशन कर सकते हैं या तो सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। सब्सट्रैक्शन करना सही रहेगा क्योंकि हमें हाइड्रोजन को कैंसिल करना है दोनों तरफ से। अब फर्स्ट इक्वेशन में हाइड्रोजन है हाफ, तो यहां पे भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन बोथ साइड विथ हाफ एंड देन वी विल सब्सट्रैक्ट द बोथ इक्वेशंस। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आ जाएगा हाफ O2 गैसियस और राइट हैंड साइड में आएगा OH गैसियस माइनस, यहाँ पे 2 था और उसके साथ हमने हाफ मल्टीप्लाई कर दिया था, सो फाइनली H गैसियस, और बीच में ये माइनस साइन है, नेगेटिव साइन है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इस नेगेटिव साइन को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊं, दैट इज हाफ O2 गैसियस प्लस H गैसियस इक्वल्स टू हो जाएगा OH गैसियस। मैंने इस राइट हैंड साइड का हाइड्रोजन को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अब क्या करेंगे, हमने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो 4 इक्वेशन हमें दिया गया था केमिकल रिएक्शन, उनमें से फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को यूज कर लिया था। अभी हमारे पास बचा हुआ है आखिरी वाला, दैट इज फोर्थ इक्वेशन, जहां पे ऑक्सीजन अपना मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और ये रिएक्शन भी हमें काम में आएगा क्योंकि हमें एटॉमिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। सो इसको हम लिख लेंगे कि O2 गैसियस फॉर्म से जनरेट हुआ है 2O गैसियस। अब इन दोनों इक्वेशन के साथ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी सब्सट्रैक्शन करेंगे क्योंकि हमें ऑक्सीजन हटाना है, हमें ऑक्सीजन हटाना है, दैट इज नॉट इन आवर फाइनल नीडेड इक्वेशन। फाइनल नीडेड इक्वेशन क्या है, क्वेश्चन में देख लीजिए एक बार, ये है हमारा फाइनल नीडेड इक्वेशन, जहां पे सिर्फ OH है, H है और O है, तो हमें ऑक्सीजन को यहाँ से हटाना पड़ेगा। सो वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन विथ हाफ, क्योंकि यहाँ पे भी हाफ है, देन वी नीड टू सब्सट्रैक्ट दिस। सो सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आएगा H गैसियस इक्वल्स टू OH गैसियस माइनस O गैसियस, और इसको हम अरेंज करके लिखेंगे तो क्या आएगा, H गैसियस प्लस O गैसियस इक्वल्स टू OH गैसियस। राइट हैंड साइड के ऑक्सीजन एटम को हमने लेफ्ट हैंड साइड में ले लिए है, तो ये आ गया हमारा डिजायर्ड इक्वेशन का जस्ट रिवर्स इक्वेशन। हमारा डिजायर्ड इक्वेशन था OH इक्वल्स टू H गैसियस प्लस O गैसियस, तो ये उसका रिवर्स इक्वेशन है। सो इसको और एक बार हम रिवर्स कर देंगे तो हमारा डिजायर्ड इक्वेशन आ गया। अब हम डेल्टा H कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा RH0, ये हमें कैलकुलेट करना है। नाउ फ्रॉम हेसेज लॉ एंड लैपलास लावोइसियर लॉ, ये दोनों लॉ का स्टेटमेंट अगर आपने ध्यान से सुना है तो आपको ये पता लगेगा कि चेंज इन एंथैल्पी इज एन एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब मल्टीपल केमिकल इक्वेशंस को या केमिकल रिएक्शंस को आप जिस सीक्वेंस में प्लस माइनस ऐसे करते जाओगे तो उसके साथ साथ डेल्टा H वैल्यू ऑफ दोज पर्टिकुलर रिएक्शंस विल आल्सो बी एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड अकॉर्डिंगली। अगर आप 2 बार प्लस करें उसके बाद 1 बार माइनस करें तो डेल्टा H वैल्यू भी उसी रिएक्शंस का पहले 2 बार प्लस करना होगा, उसके बाद 1 बार माइनस करना होगा। और ये एडिटिव प्रॉपर्टी क्या डिनोट करता है, एडिटिव प्रॉपर्टी डिनोट करता है कि एंथैल्पी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक्स में 2 प्रॉपर्टी है, एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड अनदर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन मास या अमाउंट ऑफ सैंपल का ऊपर जो डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इन मोस्ट ऑफ द केसेस आर एडिटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो। तो यहाँ पे हमने जिस जिस सीक्वेंस में रिएक्शंस को प्लस माइनस किया है उसी सीक्वेंस में उसका डेल्टा H भी प्लस माइनस करेंगे। दिस वाज आवर फर्स्ट इक्वेशन, जो 4 गिवन इक्वेशन था उसका ये फर्स्ट नंबर था। सेकंड हमने उससे सब्सट्रैक्ट किया है थर्ड इक्वेशन को और हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद, सो ये होगा हाफ इनटू इक्वेशन नंबर 3, इसको हमने सब्सट्रैक्ट किया है।
उसके बाद हमें क्या मिला था, हमें मिला था ये पर्टिकुलर रिएक्शन, उसके साथ हमने जो 4 नंबर का गिवन इक्वेशन है उसको सबट्रैक्ट किया था। सो 4 नंबर गिवन इक्वेशन उसको हमने हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद सबट्रैक्ट किया था। सो टोटल कितना हो गया, 1 माइनस एक नंबर इक्वेशन माइनस हाफ इंटू 3 माइनस हाफ इंटू 4। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, 1 माइनस हाफ इंटू 3 माइनस हाफ इंटू 4। अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा एक नंबर इक्वेशन का डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच है 42.09 माइनस हाफ इंटू 3 नंबर इक्वेशन का गिवन डेल्टा एच क्या है, दैट इज 435.88 माइनस हाफ इंटू 4 नंबर केमिकल इक्वेशन का गिवन डेल्टा एच है 495.04। इट विल कम माइनस 423.37। यूनिट क्या है, यूनिट है किलो जूल पर मोल। बट ये आपका आंसर नहीं है, बिकॉज हम ये सब करने के बाद कौन सी इक्वेशन में पहुंचे थे, हम पहुंचे थे इन दिस इक्वेशन जहां पे H प्लस O इक्वल्स टू OH है। लेकिन हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या था, दिस वाज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो हमें इसको रिवर्स करना पड़ा था, इसको हमें रिवर्स करना पड़ा था। सो इसका जो डेल्टा H होगा अकॉर्डिंग टू लेवोइसियर लैप्लास लॉ, इस रिएक्शन का डेल्टा H बस साइन चेंज करके सेम मैग्नीट्यूड वाला वही डेल्टा H होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आया आंसर उसको हम अगर साइन चेंज करके प्लस 423 इंटू 0.37 किलो जूल पर मोल लिखेंगे, सो इट विल बी आवर राइट आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन में बाकी दो जो पार्ट है बी और सी, बी में क्या पूछा गया है कि H2O से 2H एंड O, यहाँ पे भी आप लोग सेम ट्रिक अप्लाई करना। आप पहले देखना कि जो भी गिवन इक्वेशंस है उसका सीक्वेंस वाइज फर्स्ट इक्वेशन काम में आ रहा है या नहीं, उसके बाद सेकेंड काम में आ रहा है या नहीं, ऐसे करके। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, हाफ H2 प्लस हाफ O2 इक्वल्स टू OH, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, H2O चाहिए, H चाहिए और O चाहिए, जो कि एक भी नहीं है इन द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में ना तो H है, ना तो O है, ना तो H2 है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमें यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम सीधा चालू करेंगे सेकेंड इक्वेशन से, और उसके बाद आप देखना ये सॉल्व करने के वक्त थर्ड और फोर्थ तीनों इक्वेशन काम में आएगा। टू गिव यू अ हिंट, टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर बी, आपको 2 नंबर इक्वेशन से 3 नंबर इक्वेशन पहले माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद उससे 4 नंबर इक्वेशन को हाफ मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करना पड़ेगा। तो आप देखना इसका डेल्टा H फाइनली जो आंसर है वो आएगा 925.24 किलो जूल पर मोल। अगर आपको लेवोइसियर इक्वेशन, लेवोइसियर लैप्लास लॉ अगर आपको यूज करना है तो वो आप कर लीजिएगा। ये है आपका फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर बी। और फॉर क्वेश्चन नंबर सी, आपको 2 नंबर से 1 नंबर इक्वेशन पहले माइनस करना पड़ेगा, फिर आप सब्ट्रैक्ट करोगे हाफ इंटू 3। सो आपका आंसर आएगा, आप एक बार खुद करके चेक कर लीजिएगा, आंसर आना चाहिए आपका 501.87 किलो जूल पर मोल।